नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। और आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो टॉपिक था आपका ह्यूमन डिसीजेज से रिलेटेड, तो ये पार्ट 2 होगा। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लिखा हुआ है कि मैच द फॉलोइंग डिसीजेज, तो लिखा हुआ चिकनगुनिया, फिर लिखा हुआ वॉपिंग कफ, इंसेफ्लेटाइटिस। और खासकर जो इंसेफ्लेटाइटिस है ये कौन सा आपका, ये आपका इंसेफ्लियाइटिस, ठीक है ना, प्रोनाउंस नहीं कर पाता अच्छे से, इंसेफ्लियाइटिस। तो ये जो आपकी बीमारी है जैपनीज इंसेफ्लियाइटिस की बात हो रही है, काला अजर जो आपका होता है उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखो, सबसे आसान रिपोर्ट जैसे चिकनगुनिया है, तो चिकनगुनिया का जो कैरियर होता है वो होता है आपका एडिस इजिप्टी। तो 1 का आ गया पी, तो फर्स्ट का पी है ये सब में, ठीक है। अब देखिए वॉपिंग कफ देखें या इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो इनमें से फिर आता कालाजर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ एक लिखा हुआ है आपका पर्ट्यूसिस। अब पर्ट्यूसिस जानते हैं आप किसे बोला जाता है? जैसे डीपीटी की वैक्सीन लगती है आपकी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और ट्यूबरक्लोसिस की लगती है, तो पर्ट्यूसिस किसको बोला जाता है? वॉपिंग कफ को ही बोला जाता है। मतलब 2 का हो जाएगा आर। ये दिखा दूंगा, भारत सरकार इसके लिए एक प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना, जिसके तहत कई सारे टीके, पहले 60 टीके लगते थे, अब 9 के आसपास टीके लगाए जाते हैं बच्चों को। तो वॉपिंग कफ जो होती है उसका जो आपका होता है पर्ट्यूसिस बोला जाता है। तो बॉर्डेटेला, क्या लिखा हुआ, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो मैं पर्ट्यूसिस ही बोलूँगा इसे, ठीक है ना। वॉपिंग कफ पर्ट्यूसिस बोला जाता है। 2 का हो गया आर। अब 2 का आर कहाँ पे, तो एक ही जगह देखो, 2 का आर एक ही जगह, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैच द फॉलोइंग है, कभी भी 4 ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं तो आपको कम से कम 2 पता होने चाहिए, आपका आंसर निकल ही जाएगा। अच्छा, फिर तीसरा जो आता है 3 का आता है इंसेफ्लाइटिस जो होता है ना, इसका जो वेक्टर होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है। बात समझ में आई? और मतलब ये क्यूलेक्स मच्छर जो होता है नॉर्मल मच्छर होता है जो घरों में पाया जाता है हमारे। और कालाजर जो होता है इसके लिए होता है आपका कौन सा, लेसिमिनिया डोनोवनी, ये आप याद रख लेना। तो 4 का कौन सा टी आ जाता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है चिकनगुनिया, इट इज़ अ वायरल डिसीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो कॉल्ड द एडिस इजिप्टी। अच्छा, एडिस इजिप्टी जो आता है आपका, ये डेंगू को भी करता है क्या? जो डेंगू का वायरस होता है, उसे भी क्या करता है, कंटेन करता है। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ द चिकनगुनिया इंक्लूड द फूटी मसल पेन्स, हेडेक एंड द रश, ठीक है ना। और चिकनगुनिया का जो वायरस होता है चिकनगुनिया वायरस बोला जाता है। वॉपिंग कफ की बात कर लेते हैं, जैसे पर्ट्यूसिस बोला जाता है। इट इज कॉज बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड, बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है आपका कौन सा, बॉर्डेलेटा, डिले नहीं डिटेला, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डिटेला, ठीक है, बोर्डिटेला, ठीक है, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। इट इज़ हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आता है आपका, तो इट इज ऑल्सो वायरल डिसीज दैट इफेक्ट द बोथ एनिमल एंड द ह्यूमन। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो इन ह्यूमंस कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स अराउंड द ब्रेन्स। कालाजर जो होता है ये आपका पैरासिटिक डिसीज है और फैलता है किससे, लेस्मीनिया डोनोविसनी से, और ट्रांसमिटेड होता है बाई सैंड फ्लाई। चलिए देख लेते हैं कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड आपकी डिसीज है। कॉलेरा, लेपोरेसी आ गया आपका, प्लेग आ गया, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड वॉपिंग कफ, ठीक है ना। वॉपिंग कफ मैंने बताया कि बोलते हैं पर्ट्यूसिस बोलते हैं। उसके अलावा वायरसेस से रिलेटेड चिकन पॉक्स आ गया, कॉमन कोल्ड आ गया, चिकनगुनिया आ गया, डेंगू फ्लेवर आ गया, इबोला वायरस आ गया आपका, मिजल्स आ गया, मम्स आ गया, रेबीज आ गया। ये वायरसेस से रिलेटेड आपके क्या डिसीजेज है। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम भारत में चलता है, तो एक तो बीसीजी के लिए चलता है, जो टाइफाइड जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, आपका टीबी के लिए चलता है, तो बीसीजी की वैक्सीन लगती है जिसे बोलते हैं बैसिलस कालमेट यूरिन। ये बैसिलस कालमेट यूरिन जो था ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीसीजी वैक्सीन आपकी खोज निकाली थी। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है अगर पूछा जाता है बीसीजी वैक्सीन। दूसरा आता है डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है, एक ही होती है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस आपका जो होता है वो कवर होता है। तो ये आप याद रखिए। और पर्ट्यूसिस को क्या बोला जाता है, वॉपिंग कफ बोला जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है ओपीवी, जिसे बोलते ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो वैक्सीन थी पोलियो की जो विकसित की थी, डेवलप की थी, वो किसने की थी, जॉनसन साल्क ने की थी। पर ओरल जो वर्जन लेके आए थे जॉनसन साल्क इंजेक्टिव आइट लाए थे, मतलब इंजेक्शन के थ्रू लगता था। पर जो साबिन थे, एक तो जॉनसन साल्क थे, जॉनथन साल्क, ये तो बोले जाते जिन्होंने सबसे पहले पोलियो की क्या की थी, वैक्सीन बना ली थी। पर अगर इसकी ओरल वैक्सीन की बात की जाती तो वो साबिन थे। तो ये आपने याद रखना है। तो ओपीवी मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो हो गया। मेजल जो होता है खसरा, तो मेजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है, याद रखना। हेपेटाइटिस भी है, हेपेटाइटिस मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, बता चुका हूँ। ब्लड ट्रांसमिटेड होता है ये आपका। और ये इसमें क्या होता है, लीवर में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। एक इसकी वैक्सीन लगती है आपकी, एक होती है टिटनेस की लगती है, टिटनेस की लगती है, और एक लगती है आपकी जेई, जो ये जोड़े गए। देखो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, और देखो मैं बता दूँ कौन कौन सी लगती है। एक लगती है आपकी डीपीटी,
ठीक है ना। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस 3 हो गई। फिर उसके अलावा देखो पोलियो लगती है, ठीक है ना, चौथी पोलियो लग जाती है, 1 2 3 4 पोलियो। फिर टीबी लगती है, टीबी 5वीं। फिर टिटनेस का लगता है एक, 6वां। और एक और लगता है हेपेटाइटिस बी का, 7वां, ठीक है ना। मेजल्स भी आता है शायद से, मेजल्स भी आता है, 8वां मेजल्स हो गया, 8वां मेजल्स हो गया, ठीक है ना। मेजल्स ऐसे अभी जोड़ा गया है शायद से। तो डीपीटी, ठीक है, टीबी हो गया, ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और आपका कौन सा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस बोल दिया था ना मैंने, टीबी, मैंने यहाँ टीबी क्यों लिखा फिर, 5वां, हाँ तभी गड़बड़ हो रहा है। हाँ मेजल्स, ठीक है, मेजल्स हो गया आपका कौन सा, 5वां। तो 7 लगते थे। उसके अलावा देखो एक तो जेई को जोड़ा गया, जेई मतलब जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को जोड़ा गया, जिसमें ब्रेन फीवर होता है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के आपका ब्रेन फीवर है। और इसके अलावा आपका जोड़ा गया कौन सा, HIV कंटेनिंग पेंटावलेंट वैक्सीन जोड़ी गई है, जिसमें डीपीटी और हेपेटाइटिस बी और HIV को क्या कहते हैं आपका, जो होता है ना ये हेपेटाइटिस, जो सॉरी ये जो होता है आपका, यार मैं नाम भूल गया, ये आपका एक तरह की डिसीज है, एफिशिएंसी हीमो एफिशिएंसी टाइप बी है ये, हीमोफीलिया, हाँ आ गया नाम दिमाग में, हीमोफीलिया आपका क्या है, एफिशिएंसी हो जाती है टाइप बी ये, ठीक है ना। और इसमें जो प्रॉब्लम होती है मैनेंजाइटिस की देखने को मिलती है, मैनेंजाइटिस आपके ब्रेन में होती है, और ये मसल्स होती हैं आपकी ब्रेन में, 3 होती हैं, ठीक है ना। मैनेंजाइटिस में 3 आपको देखने को मिलती है, मैनेंजिस जो होती है आपकी, और मैनेंजाइटिस मतलब होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो मैनेंजिस में 3 देखने को मिलती है, एक ड्यूरामीटर होता है, और 2 का नाम मैं अभी थोड़ा सा भूल गया, ठीक है ना, वो मैं पढ़ा रखा है, देख लेना। और निमोनिया वगैरह देखने को मिलता है इसमें। तो लगभग लगभग 9 के आसपास अब लगती हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने 2014 से चला रही मिशन इंद्रधनुष, इसका नाम पहले कुछ अलग था, इसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स पहले इनके लगते 3 4 3 7, पर बाद में जेई को जोड़ा गया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को जोड़ा गया, उसके अलावा भी दिया जाता है आपका। और मैंने जो अभी बताया हीमोफीलिया टाइप बी, इसे भी जोड़ा गया था। और जो आपका मिशन इंद्रधनुष अभी चल रहा है वो 2019 चल रहा है, जिसमें 2 और वैक्सीन आपकी एड ऑन हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सार्स स्टैंड फॉर। तो सार्स जो है उसका पूरा नाम मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपने याद रखना, पूछा जा सकता है पेपर में, तो मैं पढ़ लेता हूँ। द फुल फॉर्म ऑफ सार्स डिसीज इज सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज्ड बाय द सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस, याद रखना है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाई एट द एंड ऑफ द February 2000, इसीलिए इसे कोविड-19 को जो बोलते हैं ना, सार्स कोव 2 बोलते हैं कोविड-19 को, कंफ्यूज मत होना, ये पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, सार्स कोव 2 बोला जाता है किसको, कोविड को, जो नोवल कोरोना वायरस था आपका कोविड-19 को। तो इससे पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था 2003 में, और वो भी कहाँ हुआ था, आउटब्रेक हुआ था जब चाइना और उसके आसपास की कंट्रीज में, तब इसे क्या बोला जाता है, एपिडेमिक बोला जाता है, जब कुछ रीजन में फैलता है। ये भी आपकी कैसी है, तो मैंने बोला था ये कैसी है आपकी, ये भी आपकी वायरल डिसीज है। बिकॉज सार्स इज एन एयरबोर्न वायरस एंड कैन स्प्रेड थ्रू द स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द saliva in the similar way to the cold and the influenza. SARS can also spread indirectly via the surfaces that have been touched by the someone who is infected with the virus. It was the first severe and the readily transmissible new disease to emerge in the 21st century. In the first 20 years of the 21st century, अगर इस साल की बात 2000 से लेकर 2020 तक की बात करें, तो इसमें कुछ नई नई बीमारियां देखी, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस देखने को मिला, या एवियन इन्फ्लुएंजा जो आपका क्या होता है, फ्लू होता है, इबोला वायरस हमने देखा, जीका वायरस हमने देखा, निपा वायरस हमने देखा है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे सार्स बोलते हैं, एक मार्स भी देखा था। सार्स का एक क्या था आपका अलग वेरिएंट था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी डिसीज, जो आपका गल्फ नेशन की तरफ फैला था, और एक नोवल कोरोना वायरस जिसको सार्स कोव 2 बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना, कोविड-19। चलिए आगे चलते हैं। द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस सी, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। हेपेटाइटिस सी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 3 लोगों को 2020 के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है कॉन्टेमिनेटेड ब्लड के थ्रू फैलता है, जैसे हेपेटाइटिस ए और जो आपका डी होता है वो फैलता है किसके थ्रू, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस डी, ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है। बाकी बी, सी और जो आपका ई होता है वो आपका ब्लड के थ्रू होता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस दैट अटैक द लीवर। और ये याद रखना, अभी तक क्या नॉन क्यूरेबल था, पर इसके वायरस का क्या लग गया, पता लग गया है, ठीक है ना, कि किस तरीके का वायरस है। तो अटैक द लीवर। और एक चीज़ याद रखना, वायरसेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, कैसे होते हैं, असेलुलर बॉडी होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, पर ये कनेक्टिव होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग। एक्चुअल में जब ये किसी लिविंग थिंग के ऊपर आता है तो ये कैसा कर देता है, होस्ट को अटैक कर देता है, सेल्स का बना नहीं होता ये, तो ये सेल को क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि असेलुलर बॉडी ना अकोशिकीय होता है ये। और फिर उसके बाद अपना क्या करता है, म्यूटेशन वगैरह करना लगता है। आप तो पढ़ते ही होंगे, जब से ये आपका कोविड आया तब से तो वायरस के बारे में लगभग सभी लोगों को नॉलेज हो ही चुकी है।
तो लिखा हुआ है इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड कॉन्टैक्ट लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और द इन्फेक्टेड सिरिंज यूज। दस द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्टेमिनेटेड ब्लड। द 2020 नोबेल प्राइज इज द मेडिसिन ऑफ द फिजियोलॉजी। मेडिसिन में जो दिया गया है गिवन द 3 साइंटिस्ट, तो उसमें आपके कौन आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं हार्वे जे एल्टर आ जाते हैं, चार्ल्स राइस और माइकल हॉक्टन आ जाते हैं। तो इनका नाम आपने याद रखना है। द वायरस डिस्कवर्ड इन द 1970 में खोज निकाला गया था, पर पता नहीं लग पा रहा था कि किस तरीके का है। वायरस जो होता है या तो वो आरएनए का बना होता है, प्रोटीन तो होती है, प्रोटीन कोट लगी होती है, या तो आरएनए दो या तो फिर डीएनए का बना होता है। जैसा आपको कोविड है वो आरएनए वायरस है। द ड्रग आर अवेलेबल फॉर द क्योर ऑफ द डिसीज लीवर इन्फ्लेमेशन। तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो तो ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस डी, तो ये होता है आपके, ये वाटर कॉन्टेमिनेशन के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, वाटर कॉन्टेमिनेशन मतलब जब पानी प्रदूषित होता है। बाकी बी और सी ब्लड ट्रांसमिटेड होते हैं। हेपेटाइटिस मतलब हेपेट क्या होता है, हेपेट मतलब होता है हेपेट सेल्स होती है, और आइटिस मतलब होती है, आइटिस वर्ड जो आता है इन्फ्लेमेशन के लिए आता है। और हेपेट सेल्स होती है किसकी सेल्स, ये सेल्स जो होती है हेपेट सेल्स जो होती है, ठीक है ना, यहाँ तक हेपेट सेल्स जो होती हैं ये किसकी होती हैं, ये सेल्स होती हैं किसके, लीवर की। तो लीवर जब क्या होता है, ये हेल्दी लीवर है, फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस आता है, फिर सोरोसिस प्रॉब्लम आती है, और फिर उसका कैंसर बनता है, उसे बोलते हैं हेप्टोसेलुलर सार्सिनोमा या कार्सिनोमा बोल सकते हो। हेपेटाइटिस 5 तरीके का होता है, ABCDE। तो ए जो होता है वो वाटर कॉन्टेमिनेशन के थ्रू फैलता है, जैसा मैंने आपको बताया था। और सॉरी यार मैं गलत बोल गया, और ई मैंने डी बोल दिया था ना गलती से। ए और ई लास्ट वाला, ए और ई लास्ट वाले, ये दोनों वाटर कॉन्टेमिनेशन के थ्रू फैलते हैं, फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेशन के थ्रू है। बी जो होता है ये आपका किसके थ्रू फैलता है, तो मैंने बताया था ये आपका जो बॉडी फ्लूइड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है। और जो बी होता है वही क्या करता है बाद में हेपेटाइटिस डी को क्या करता है, इन्वाइट करता है। कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड व्हेन अ पर्सन ऑलरेडी हैज द हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस सी मैंने बता दिया किसके, ब्लड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द अनइन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड के थ्रू फैल जाए तो ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज कौन सी नहीं है, तो जेनेटिक डिसीज की अगर बात करें तो वो कौन सी आ जाती है आपकी, नाइट ब्लाइंडनेस। नॉट ना नाइट ब्लाइंडनेस, ये नहीं है आपकी। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए, रेटिनॉल की कमी से। बाकी सारी जेनेटिकल डिसीज़ है। एल्बुमिन में जो आपका मेलानिन होता है ना, मेलानिन ये नाम का जो प्रोटीन होता है जो कलर देता है, बॉडी कलर देता है, बॉडी कलर को डिफाइन करता है, वही प्रेजेंट नहीं होता, अपसेंट होता है। तो पूरा शरीर बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, बाल सफ़ेद, ठीक है ना, भवें सफ़ेद, चेहरा सफ़ेद, सारी चीज़ें। हीमोफीलिया होता है आपका किससे, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। और कलर ब्लाइंडनेस आपका कैसा है, ये आपका जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं चलो। तो लिखा हुआ नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट अ जेनेटिकल डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस इटसेल्फ इज नॉट अ कंडीशन बट द रिजल्ट ऑफ द एन एक्सिस्टिंग आई डिसऑर्डर। एक्यूट विटामिन ए डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तब क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, मतलब रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन सप्लीमेंट हैव द हेल्प्ड women to adapt the darkness by the 50% within the 6 months. A genetical diseases or disorder in any disease caused by the problem with the person genes. Genes are the basic unit of the heredity. They hold the genetic information in the form of the DNA, which can be translated into the useful protein to carry out life processes. These genes undergo a mutation sometimes, which changes the instruction to formulate the proteins, due to the which the protein does not work properly. Some disorder are the innate, present by the birth. Innate मतलब होता है बचपन से, while other are acquired due to the mutation of the particular genes. तो अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द जेनेटिकल डिसीजेज। वैसे मैं जेनेटिकल सीरीज से रिलेटेड पूरी एक सीरीज लेके आया हूँ, वो मिसलिनियस में मैंने डाल रखी है कुछ जेनेटिकल और जो आपकी कैसे होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, खासकर मैंने इसमें बना रखी वीडियोस। तो उसमें मैंने जो आपका क्या होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं वो भी करा रखे हैं, और बाकी के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज दिखा, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया आपका, इस तरीके के कई सारे मैंने वहाँ पे करा रखे हैं। तो लिखा सिंगल जीन इनहेरिटेंट डिसीज हो गया, मल्टीफैक्टरल जेनेटिकल इनहेरिटेंट डिसीज हो गया या डिसऑर्डर हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिकल इनहेरिटेंट डिसऑर्डर हो गया। एल्बिनिज्म की बात करें, एल्बिनिज्म इज अ रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर दैट कॉज द स्किन, हेयर एंड आइज टू हैव द लिटिल और नो कलर, बहुत कम कलर आता है, नो कलर आता है। अच्छा मेलानिन की जैसा मैं बता दूं, जिसके शरीर में मेलानिन की कमी होती है वो रंग कैसा होने लग जाता है, सफ़ेद होने लग जाता है। मेलानिन अगर ज़्यादा है तो कलर डार्क होने लग जाता है, ये याद रखना आप लोग। एल्बिनिज्म इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द विजन प्रॉब्लम, जेनेटिकल म्यूटेशन दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड द मेलानिन। और ये किसको, जो मेलानिन होता है ना उसकी कमी आ जाती है, ये याद रखना। ये हमारे किससे रिलेटेड प्रोटीन है, स्किन रिलेटेड प्रोटीन है। दिस इज सेल कॉल्ड द मेलानोसाइट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द स्किन, हेयर एंड द आई पिगमेंटेशन। हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं, हीमोफीलिया इज अ मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिकल डिसऑर्डर। हीमोफीलिया में होता क्या होता है कि जो आपका जो क्या होता है ब्लड होता है वो रुकता ही नहीं है, ब्लड बहता ही रहता है शरीर से। तो हीमोफीलिया इज अ मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिकल डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू मेक द ब्लड क्लॉट्स, ठीक है ना।
a process needed to stop the bleeding. This result people bleeding for a longer time after an injury, easy bruising and increase the risk of the bleeding inside the joints or the brain. कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि कलर में पता नहीं लग पाता, कलर विजन डेफिशिएंसी कॉज हुआ। इसका एक आपका क्या होता है, टेस्ट भी तो होता है कलर ब्लाइंडनेस का देखने के लिए होता है, कई सारे जो क्या होता है मेडिकल टेस्ट होता है, तो कई जगह कलर ब्लाइंडनेस भी मांगा जाता है, ब्लाइंडनेस नहीं मांगा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस अगर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है आदमी। कॉज बाय द जेनेटिकल फॉल्ट पास्ड ऑन द चाइल्ड बाय देयर पेरेंट्स। अब मैं इसका एक बताऊंगा कि जो उसकी वेक्टर होती है वो कौन होती है, फीमेल होती है, और फीमेल से जो फैलता है वो किस में फैलता है, डॉटर में नहीं आता। मान लो पति और पत्नी है ना, तो पत्नी अगर देखो अगर लेडीज़ पे कलर ब्लाइंडनेस है तो उनका जो बच्चा होगा अगर एक लड़की है तो नहीं होगा, पर लड़का है तो हो जाएगा, चांसेस ब्राइट होते हैं इसके। इट अकर्स बिकॉज सम ऑफ द कलर सेंसिटिव सेल्स इन द आई सेल्स कॉल्ड द कोन सेल्स। याद रखना कौन सेल्स होती है हमारे शरीर के अंदर, आँख की तरफ होते हैं ये पीछे की तरफ, तो यहाँ क्या करते हैं ये आपके सेंसिटिव होते हैं कलर से रिलेटेड। तो जो खासकर रेड और जो ग्रीन कलर होता है ना उसमें फ़र्क ही नहीं पता लगता, आर आइदर मिसिंग और डू नॉट वर्क प्रॉपरली। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये तो एल्बिनिज्म है, पूरा सफ़ेद हो जाता है चेहरा। दूसरा ये देख लीजिए, जो दूसरा मुझे बताना था वो बताना था कि जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो देखो ये इफेक्टेड, अगर फादर इफेक्टेड है और मदर अनइफेक्टेड है तो जो उनसे जो निकलेंगे, जैसे सन हो गया तो सन तो अनइफेक्टेड रहता है, बेटा क्या रहता है अनइफेक्टेड रहता है, पर जो कैरियर होती है उसकी वो डॉटर हो जाती है। कैरियर कौन होती है, डॉटर, मतलब इफेक्टेड नहीं होगी पर कैरियर बन सकती, आगे जाके उसका बेटा होगा तो वहाँ दिक्कत खड़ी कर देगा। पर अगर मान लो कि अनइफेक्टेड फादर है, मेल अनइफेक्टेड है, और मदर क्या कैरियर है, ठीक है ना, तो चांसेस बन जाएंगे। फिर क्या, पहले जो चांसेस बनेंगे, फर्स्ट जो चांस होगा कि एक तो बन सकता है अनइफेक्टेड सन, डॉक्टर अनइफेक्टेड होगी, कैरियर बन जाएगी, डॉक्टर कैरियर बन सकती है, कैरियर मतलब वो आगे बढ़ा सकती है इस बीमारी को, खुद को तो नहीं होगा। और एक हो सकता है कि अफेक्टेड सन हो सकता है, मतलब अगर बेटा ना तो 50% चांस है उसके माँ से बेटे में फैलने की, 50% चांस होते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है क्वार्टरन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो इसके लिए होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये सबसे फैटल मलेरियन डिसीज माना जाता है आपका। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम इज, कौन सा मलेरिया के लिए कौन सा आपका प्रोटोजोआ होता है, तो वो होता है आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो लिखा हुआ है प्रोटोजोआ दैट कॉज द डिसीज मलेरिया, देयर आर द डिफरेंट प्लाज्मोडियम वेराइटीज, जिसमें आता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्किपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेरे। प्लाज्मोडियम रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, उसमें एक ह्यूमन आ जाता है और फीमेल एनफ्लुएंजा मॉस्किटो आ जाती है, ठीक है ना। जो अपने अच्छे देखो, जो मेल होता है ना मच्छर होता है वो काटता नहीं है, फीमेल ही काटती है, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है आपका ब्लड के थ्रू उन्हें क्या मिल जाता है, प्रोटीन्स वगैरह मिल जाते हैं जो एग फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, क्वार्टर मलेरिया स्पेसिफिकली कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम मलेरी, इट इज वन among the 6 species of the protozoa plasmodium. Symptoms include the fever ranging the 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका टेम्परेचर आ जाता है, दैट occurs every 3 to 4 days, और ये क्या होता है हर 3 से 4 दिन के आसपास, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, क्वार्टर मलेरिया रखा हुआ है। वेक्टर कैरियर होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, और डायग्नोस्टिक जो मेथड होता है इसका ब्लड टेस्ट करवाना होता है। और मेडिकेशन कौन सी होती है आपकी, क्लोरोक्विन यूज होती है ना आपकी, किसके लिए, मलेरिया जिसको बोलते हैं आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। आपने सुनी कि ये दवाई दी भी जा रही थी, जो आपके शुरुआत जब पिछले साल आया था, तो जो आपके कोविड के पेशेंट थे उन्हें ये दवाई भी दी जा रही थी बाय डॉक्टर्स। इट इज़ अ लेस सेवर फ्रॉम द, और ये जो आपकी दवाई थी ये भारत ने यूएसए को भी पहुंचाई थी। इट इज़ लेस सेवर फॉर्म ऑफ मलेरिया एंड कैन बी ट्रीटेड विद द प्रॉपर मेडिकेशन। प्लाज्मोडियम फैल्किपैरम इज द मोस्ट फैटल टाइप ऑफ द मलेरिया। अच्छा सॉरी, मैंने मलेरिया बोल दिया था। सबसे खतरनाक जो आपका बोल सकते हैं मलेरियल डिसीज़ है वो कौन सा, फैल्किपैरम है। चलिए आगे चलते हैं। तो करेक्ट मैच कौन सा है, देखो एनीमिया, एल्बेंडाजोल। अच्छा, एल्बेंडाजोल के बारे में तो मैंने बताया था, ये बच्चों को दी जाती है। एक तो इसकी टैबलेट दी जाती है जो लगभग 400 mg के आसपास होती है, या इसका सिरम दिया जाता है, सिरम बोल रहा हूँ मैं, सिरप दिया जाता है। तो ये होता है कि वॉर्म इन्फेक्शन, खासकर बच्चों में क्या होता है कि जो उनकी क्या होती है गट होती है, उसमें क्या होता है कि आपका वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उन पर खाया पिया लगता नहीं है। तो उसके लिए एक क्या दी जाती है, एक ड्रग दी जाती है, मतलब टैबलेट दी जाती है, दवाई दी जाती है, इसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल। तो करेक्ट मैच कौन सा है, तो अब पहला तो आपका गलत हो जाता है। अब एनीमिया का कौन सा होता है, एनीमिया होता है ब्लड डेफिशिएंसी, तो ये इधर आ जाएगा। स्वाइन फ्लू का देखेंगे, अच्छा ये मैच करना है, ठीक है। तो एनीमिया हो गया बी, ठीक है। और वॉर्म इन्फेक्शन एल्बेंडाजोल मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, किसी न किसी जब मैं पेपर करा था वहाँ पे मैंने बताया था। अच्छा, स्वाइन फ्लू की बात करें इसे टैमी फ्लू बोलते हैं, और डायरिया जो होता है उसमें ORS घोल दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ORS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे बोलते हैं शायद से आपका ओरल रिहाइड्रेशन
सिरप बोलते हैं कि कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। रिहाइड्रेशन, जैसे डिहाइड्रेट हो जाती है ना बॉडी डायरेक्ट के टाइम पे, हमारे जो क्या होता है शरीर में क्या होता है कि काफ़ी सारा मिनरल जो होता है वो बह जाता है, बाहर आ जाता है। तो उसको क्या करना होता है कि ओआरएस घोल में क्या होता है आपका, देखो थोड़ा सा क्या होता है आपका, थोड़ा सा शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, और थोड़ा सा आपका सॉल्ट वगैरह कंटेंट रखा जाता है उसमें, और ये क्या करता है बॉडी को रिहाइड्रेट कर देता है। तो ये आपने याद रखना है। तो एनीमिया जो फर्स्ट का होगा वो बी होगा, तो ठीक है फर्स्ट का बी। टू का क्या है, टू का मैंने बोला था डी, टू का डी, ठीक है। वाउंड इन्फेक्शन थ्री का ए, ठीक है, थ्री का ए, तो ये वाला आंसर हो गया आपका। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है एनीमिया, इट इज़ अ कंडीशन अंडर विच अ पर्सन लेक्स इनफ रेड ब्लड सेल्स टू कैरी द एडिक्वेट ऑक्सीजन टू हिज हर बॉडी। अब सिंपल सी बात है कि अगर आरबीसी कम हो जाएंगे, तो आरबीसी का काम ही तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, किसको, O2 एंड CO2 को। तो वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी शरीर को और ऑर्गन्स को। तो नॉर्मल में ये आरबीसी काउंट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो जाता है। बाकी जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है वो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। और सबसे ज़्यादा कितनी होती है, मैंने बताया आरबीसी काउंट कितना होता है, तो लगभग कितना होता है 4 मिलियन टू 6 मिलियन के आसपास आपका आरबीसी काउंट होता है। फिर मैंने बताया था जो WBC काउंट होता है वो लगभग 4K टू कितना होता है 5K टू 11K के आसपास, 5,000 से 11,000 के आसपास होता है। फिर मैंने बताया था प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है, तो 1.5 लाख के आसपास होता है, 1.5 लाख से लेकर मान के चलिए आप 5 लाख के आसपास आपका क्या होता है प्लेटलेट्स काउंट होता है। स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू इज नोन एज, इसको H1N1 वायरस भी बोलते हैं, अ न्यू स्ट्रेन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस दैट कॉज द सिम्टम्स सिमिलर टू द रेगुलर फ्लू। इट ऑरिजिनेट इन द पिग, स्वाइन बोला जाता है किनको, सुअर को, तो उनसे ये फैलता है। जूनोटिक डिसीज आपकी इज अ कम्युनिकेबल डिसीजेस। वार्म इन्फेक्शन बताएंगे तो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द स्टमक एके इन द चिल्ड्रंस, इन इंटेस्टिनियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, विच इज मोस्टली कॉज बाय द इंटेस्टिनियल पैरासाइट, जो आपके क्या होते हैं पैरासाइट्स होते हैं ना, उनके थ्रू होता है। सच एज द वर्म्स दैट लिव इन द इंटेस्टाइन एंड द फीड ऑफ द चिल्ड्रन न्यूट्रिशन। तो जितना भी न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है वो क्या करते हैं, खुद के होने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं उसे। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ वर्म इन्फेक्शन आर इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, स्टमक एके, बेड वेटिंग एंड द ब्लड इन द स्टूल्स। तो विप वर्म, टैप वर्म, राउंड वर्म, ग्लैडेरिया, ग्लैडिया, ठीक है ना, हुकवर्म, कॉकी आपका कौन सा कॉकडिया, ये सारे यहाँ पे देखने मिलते हैं, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइन में ये वॉर्म्स आपको देखने मिलते हैं। आपने कुछ वीडियो भी देखी होगी कि वो चाउमीन टाइप की निकल रही है, नूडल्स वगैरह नहीं, नूडल्स नहीं होते, ये वॉर्म्स से होते हैं। ये पूरा खाना क्या कर देते हैं, पचा देते हैं अच्छे से, ठीक है ना, पचा देते हैं मतलब खुद खा जाते हैं। डायरिया की बात करें तो आप जानते हैं डायरिया को क्या बोला जाता है। इट हैपन्स व्हेन द बॉवेल मूवमेंट बिकम द लूज और वाटरी, जब पेजेस वगैरह लग जाते हैं, ठीक है ना, लूज मोशन लग जाते हैं, तो पासिंग लूज ऑफ द वाटरी बॉवल्स मूवमेंट इन द 3 to 4 टाइम इन अ डे, और लगभग 3 से अगर 4 बार जा रहा है तो डायरिया की कंडीशन बन गई। इट occurs when the lining of the intestine is unable to absorb the fluid and it actively secretes the fluid। अब लिखा एनीमिया सेल बिल, देखो एनीमिया सेल बी द मैच्ड विद द ब्लड डेफिशिएंसी बिकॉज द एनीमिया इज कॉल्ड ड्यू टू द ब्लड डेफिशिएंसी। स्वाइन फ्लू की अगर बात करें, स्वाइन फ्लू इज मैच्ड विद द टेमी फ्लू एज it is an antiviral medicine that prevent and treat the influenza type A, including the swine flu. Worm infection shall be matched with the albendazole, as the albendazole is used to treat the certain infection caused by the worms. और डायरिया जो तो shall be matched with the ORS solution, oral rehydration solution, sorry मैं सिर्फ बोल रहा था, solution are used to treat the dehydration caused by the diarrhea। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। जब आपका यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है तो ये बीमारी हो जाती है आपकी कौन सी गॉट, ठीक है ना। तो बाकी ऑस्टियोपोरोसिस ये जैसे जैसे बुढ़ापा आता है उस समय क्या होता है, जो हमारी मैंने पिछले उसमें भी कराया, पिछला जो लेक्चर लिया था इसी में, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है आपका कब, जब बुढ़ापा आ जाता है और क्या होती है हड्डियों के अंदर आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी आ जाती है, ठीक है ना। ये आपका टेटने जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, और आपका माइएस्थीनिया ग्रेविस के बारे में भी आपका डिस्कस कर लेंगे। तो देखो गट जो होता है, तो गट इज अ टिपिकल, अच्छा गट को क्या बोलते हैं दूसरा, अर्थराइटिस ही बोलते हैं, ठीक है ना, अर्थराइटिस। तो यूरिक, आपने सुना होगा कि कई लोगों को क्या होता है यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गठियाँ पड़ने लग जाती है। दैट कॉज द इन्फ्लेमेशन यूजली इन द वन जॉइंट दैट बीइंग सडनली। गाउटी अर्थराइटिस कॉज्ड बाय द डिपोशन ऑफ द नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ द यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स। Gut symptoms of the sign include the nodules under the skin, joint redness, swollen joint pains. Cherries may be help prevent the, तो क्या खानी चाहिए आपको, चेरीज वगैरह खानी चाहिए, जैसे अंगूर वगैरह खा लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, ये गट अटैक को क्या करती हैं आपका प्रिवेंट करती हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करें तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिसीज दैट लीड टू द वेरियस डिग्रीज ऑफ द स्केलेटन मसल्स वीकनेसेस। तो स्केलेटन जो मसल्स होती हैं आपकी हड्डियों से संबंधित जो आपकी मसल्स होती हैं उनमें वीकनेसेस आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस बताया जाता है बोन डिसीज दैट ऑक्योर्स व्हेन द बॉडी लॉसेस टू मच बोन्स मेक टू लिटिल बोन्स और बोथ। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो देखने को मिलता है मैंने बताया बुढ़ापे के साथ देखने। टेटनी होता है आपका, टेटनस इज सिम्टम कैरेक्टर बाय द मसल क्रैम्प्स, स्पाम्स एंड द ट्रेमर्स, ये देखने को मिलता है। चलो आगे चलते हैं।
ये देख लीजिए, ये सिम्टम्स है किसके, गठिया के। इस तरीके से बाहर से, ये अंदर की तरफ क्या यूरिक एसिड आपका क्या होता है, फॉर्म होने लग जाता है बीच में, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन के, यूरिन जब फॉर्म होता है तो यूरिक एसिड भी तो निकलता है, तो यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तब ये दिक्कत होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज कॉज बाय द प्रोटोजोआ, तो स्मॉल पॉक्स वायरस है, रेबीज का वायरस होता है, एड्स का भी वायरस होता है, काला जर इसका आंसर है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है ना, शुरुआत में शायद से मैंने बता रखा है काला जर। तो लिखा क्रोनिक एंड द पोटेंशियली फैटल पैरासिटिक डिसीज ऑफ द विस्केरा, द इंटरनल ऑर्गन पर्टिकुलरली द लीवर स्प्लीन। अब लीवर पता है कहाँ पे होता है, स्प्लीन बता रखा है मैंने आपको, बोन मैरो हो गया, लिम्स नोड सब पढ़ा रखा है। ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय द पैरासिटिक कॉल्ड द लैस्मीनिया डोनोविनी, पढ़ाया था ना। द इंडियन नेम्स ऑफ द डिसीज इज ब्लैक फीवर, तो याद रखना काला जर को ब्लैक फीवर बोला जाता है, विच इज रेफरेंट टू द characteristics darkening of the skin that is seen in the patient with the condition. Visceral leishmaniasis, also known as the VL and the Kala Azar, affect the internal organs such as the liver and spleen को क्या करता है, आपका इफेक्ट मारता है। आप जानते हैं बच्चों में जो आपका क्या बनता है, आरबीसी बनती है, वो कहाँ बनती है, जैसे एडल्ट्स में तो बनती है कहाँ पे आपका, आपकी बोन मैरो में, पर आरबीसी जो बनती है ना बच्चों में, वो लीवर और स्प्लीन में बनती है। और ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है, जहाँ पे आरबीसी मरती हैं। इट इज़ फैटल इफ नॉट ट्रीटेड, अ कंडीशन कॉल्ड द पोस्ट कालाजर डर्मल लेशमैनियासिस मे अराइज 6 months और मोर आफ्टर द एपरेंट क्योर फ्रॉम द वीएल। चलो आगे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आपका देखो कालाजर इस तरीके से, आपको ऐसा लग रहा हो जैसे क्वासरकर है, पर नहीं, इस तरीके से इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन देखने को मिलती है, स्प्लीन बड़ी हो जाती है, लीवर बड़ा हो जाता है, नाइट स्वेट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, सेवर टेम्परेचर, इरेगुलर बाउट्स ऑफ द फीवर दैट कैन लास्ट फॉर द 2 weeks, ब्लीडिंग होती है, ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन कैसे पड़ने लग जाती है, काली पड़ने लग जाती है, स्केली स्किन हो जाती है, डार्क एंड द एसेंस स्किन देखने को मिलती है, कफ वीकनेसेस, सब्सटेंशियल वेट लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलो यहाँ पे लिखा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑफ द पेयर्स गिव अबव आर करेक्टली मैच्ड। नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट रिलेटेड होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम से, तो पहले तो सही है आपका, फर्स्ट सही है, तो ये वाला तो गलत हो गया पहले ही। अच्छा, कैडमियम की अगर बात करें, कैडमियम से आपका इटाइटाई डिसीज होता है, तो सेकंड वाला तो गलत हो गया। ठीक है ना, सेकंड वाला क्या हो गया आपका, गलत, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देखो हो गया काम, आंसर ये है। फिर आर्सेनिक जो होता है वो ब्लैक फूड डिसीज से रिलेटेड है, मरकरी मिनीमाटा से, तो देखो फर्स्ट एंड 4 आपका क्या सही है, बाकी उल्टा लिखा हुआ है, कैडमियम इटाइटाई, आर्सेनिक ब्लैक फूड डिसीज बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज द इन्फेंट मैथमोग्लोबिनीमिया, अब देखो इट इज अ कंडीशन वेयर अ बेबी स्किन टर्न्स ब्लू, बच्चे का कलर कैसे होने लगता है, ब्लू हो जाता है। दिस ऑक्योर्स ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन कभी होने लग जाती है, आयरन कंटेंट कम हो जाता है, जिससे आरबीसी को उसका कलर नहीं मिल पाता रेड, और वो कैसे पड़ने लग जाती है ब्लू, द बेबी ब्लड्स। और होगा कैसे कि आपका ऑक्सीजन क्या नहीं हो पाएगा, आपका कैरी नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा दूसरे ऑर्गन्स में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लू बेबी सिंड्रोम इज वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद द नाइट्रेट्स। ये याद रखना कि ये वाटर कॉन्टेमिनेशन मतलब जब आपका जल प्रदूषित होता है किसी नाइट्रेट से, तभी देखने को मिलता है। आफ्टर अ बेबी ड्रिंक्स फार्मूला मेड विद द नाइट्रेट रिच वाटर, द बॉडी कन्वर्ट द नाइट्रेट इनटू द नाइट्राइट्स। These nitrites bind to the hemoglobin in the body, forming the methmoglobin, which is unable to carry the oxygen. ब्लैक फुट डिसीज की बात कर लेते हैं तो BFD से बोला जाता है, सेवर फॉर्म ऑफ द पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज होती है, इन विच द ब्लड वेसल्स इन द लोअर लिम्स आर सेवरल डैमेज्ड। आपके क्या होता है, लोअर लिम के जो क्या होती हैं आपकी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल, वो डैमेज हो जाए, रिजल्टिंग द इवेंचुअली द प्रोग्रेसिव गैंग्रीन जिसे बोला जाता है आपका। इट इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द आर्सेनिक। आर्सेनिक में अगर देखो, अगर पानी के अंदर आर्सेनिक आ गया तब ये गैंग्रीन वगैरह देखने को मिलता है, ब्लैक फुट डिसीज जिसे बोला जाता है। भारत में ये वेस्ट बंगाल के कुछ आपके एरिया थे जहाँ पे आर्सेनिक से घुला हुआ पानी मिला था, तो वहाँ पे लोगों में ये ब्लैक फुट डिसीज आपको देखने को मिला था। इटाइटाई डिसीज और मिनीमाटा दोनों जापान से रिलेटेड है। तो लेकिन डिसीज द नेम गिवन टू द मास कैडमियम पॉइजनिंग ऑफ द टोयामा प्रीफेक्चर। ये टोयामा एक जगह है जापान में, तो ये लगभग 1912 के आसपास ही बीमारी देखने को मिली थी। द टर्म इटाइटाई डिसीज वॉज क्वाइंड फॉर द सेवरल पेन्स ऑफ द पीपल विद द कंडीशन फेल्ट इन द स्पाइन एंड जॉइंट्स में दिक्कत होती है। कैडमियम पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज द सोपनिंग ऑफ द बोन्स एंड द किडनी फेलियर। मिनीमाटा डिसीज अ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम caused by the several mercury poisoning. Signs and the symptoms include the ataxia, numbness in the hands and the feet, general muscle weakness, loss of the peripheral vision, and the damage to the hearing and the speech. Minamata disease was first discovered in the Minamata city in the Kumamoto prefecture, Japan in the 1956. It was caused by the release of the methyl mercury in the industrial wastewater. चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी होती है आपकी, तो ये होती है रूमेटिक फीवर। ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया जो होता है आपका, ये आपका बोल सकते हैं जेनेटिकल डिसीज है। मलेरिया जो होता है ये पैरासाइट के थ्रू होता है। क्रेटिनिज्म की बात मैं अभी कर दूंगा। देखो ये पैरासाइट्स होता है ऐसे क्रेटिनिज्म।
हप्पू टाइप का हो जाता है आदमी, हप्पू बोलते हैं, इस तरीके से हो जाता है, मुंह फूल जाता है इसमें। तो लिखा ऑटो इम्यूनिटी इट इज़ यूजुअली अनयूजुअल टाइप ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट डेवलप्ड इन द बॉडी वेयर इज द स्टार्ट रिजेक्टिंग इट्स ओन बॉडी सेल्स ऑफ द सेल्फ सेल्स एंड द मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल एडिसन डिसीज हो गया, हाशिमोटो डिसीज, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया और रिमोटॉइड फीवर हो गया। इसके एग्जाम्पल है किसके, ऑटो इम्यून सिस्टम के। ऑटो इम्यून सिस्टम जानते हैं आप कि हमारा जो इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको ये करने लग जाता है, खत्म करने लग जाता है, उन्हें बोलते हैं। तो लिखा है रिमोटॉइड फीवर इट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज दैट ऑक्योर्स ड्यू टू द इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेप थ्रोट, अ बैक्टीरियल डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में बता दूँ गोल टाइप का होता है ये वायरस, ये आपका क्या होता है, बैक्टीरिया। अभी आगे दिखा दूंगा, सेफ होती है। तो ग्रुप ए स्टेप रिमोटॉइड फीवर एक्ट ऑन द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू अटैक द सेल बॉडी सेल्स। ये किसको करता है, अपनी जो बॉडी सेल्स है उन्हीं को क्या करता है, अटैक करता है। दैट कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट एंड द जॉइंट टिश्यू। इट इज़ वेरी कॉमन इन द चिल्ड्रन 5 to 15 years ओल्ड। द सिम्टम्स इंक्लूड द फीवर, टेंडर जॉइंट, आर्थराइटिस, मोस्ट कॉमनली इन द नीज, एंकल्स, एल्बो एंड द रिस्ट। ये रूमेटिक फीवर जो होता है ये होता है आपको कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस जो आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो इससे आपको देखने को मिलता है। ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, जॉइंट्स हो गया, हार्ट को क्या करता है, ये आपका इफेक्ट डालता है। ये आपका क्रेटिनिज्म है, तो ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिसीज होता है, ठीक है ना। आई थिंक पैरासिटिक है, आई थिंक सो, पर लिखना मत है, बस इतना याद रखना, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आपके आरबीसी का जो साइज होता है, जो आपका क्या होता है, सेफ होता है, वो बाई कॉनकेव से किस में आ जाता है, सिकल में आ जाता है। बस ये याद रखना, जिससे क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन को जो ट्रांसफर होता है वो बेहतर नहीं हो पाता, आपका गिर जाता है। अच्छा नेक्स्ट आता है तो सेफ ऑफ, तो ये मैंने बताया था किस टाइप का था, तो स्ट्रेप्टोकोकाई इस तरीके का वो आपका क्या है, बोल सकते हैं आपका क्या बैक्टीरिया था। तो 3 तरीके के होते हैं, एक जैसे 2 तरीके मेनली आप मान के, एक कॉकी होता है, मतलब ये गोल टाइप के होते हैं, और जिसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकी से बोला जाता है, आपका टेट्राडी से बोला जाता है, स्ट्रेप्टोकोकाई या सार्सिना। एक कैप्सूल टाइप का होता है जैसे बैसिली बोला जाता है। कुछ और भी होता है जैसे विब्री हो गया, स्पायरला हो गया, स्पायरलोकाइटिस हो गया आपका। तो ये अलग अलग टाइप के आपके क्या है, सेफ ऑफ बैक्टीरिया है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अलग 3 से 4 आपके क्या है टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स ही होंगे, मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा बड़े होंगे। तो बायोलॉजी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करूँगा मैं कि इस महीने के लास्ट तक मैं ख़त्म कर दूँ, और अगले महीने के आसपास लगभग मैं क्या कर दूँगा, केमिस्ट्री भी ख़त्म कर दूँगा। हफ्ते भर के अंदर, हफ्ते के अंदर कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि जो आपका पेपर है 16 जुलाई के आसपास, बोल रहे हैं कि 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, तो कम से कम 1 हफ्ता रखेंगे फिर, ठीक है ना। और उस समय मैं कोशिश करूँगा कि 100 क्वेश्चन कराऊँ डायरेक्ट सीधे, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर सेशन रखूँ। तो इस वीडियो को जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। सब्सक्राइब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा मैं लिंक फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।